हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आई हर्ड कि 15 से कुछ तो पंजाब ने भी किया है अलाउ स्कूल्स का। 9th से लेकर सर 12th क्लास तक है सर। 3 घंटे के लिए सर, एक दिन में। 3 घंटे के लिए हर बेंच पे एक स्टूडेंट। हाँ जी सर, और एक क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स। एक क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स कहा है सर। 20 स्टूडेंट। तो देखते हैं, अभी तो टाइम लगेगा। लेट्स सी, अभी तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। कितने लोगों का सही चल रहा है ऑनलाइन वाला सिस्टम, एक बार बताओ। सही मतलब बेटर लग रहा है उससे। बेटर नहीं, मतलब कंफर्टेबल है, बढ़िया है। कंपेयर करना तो मुश्किल है। अक्षिका तो अक्षिता को तो सही लग ही रहा होगा। मेरे को तो वो टाइमिंग्स वाला एडवांटेज बहुत सही लग रहा है, जो जब मर्जी क्लास लग सकते हैं। मतलब डेफिनेटली कुछ एडवांटेजेस तो हैं ही ऑनलाइन वाले सिस्टम के। थोड़े डिसएडवांटेजेस ये हैं कि डलनेस बहुत आ जाती है। मतलब ऐसे घर पे बैठे बैठे कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो चीज बहुत बेकार है। ऑनलाइन होता अगर पटियाला खुला भी होता ना तो भी बेटर हो जाता। हाँ, कुछ ऐसा हो जाए ना कि चल 2 दिन ऑनलाइन हो जाए, 2 दिन क्लास हो जाए, वो सबसे सही है वैसे। बट ऑब्वियसली वो आउट स्टेशन वगैरह वालों को नहीं सूट करेगा वो। नेक्स्ट ईयर का हम सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हाइब्रिड साइज सिस्टम बनाएंगे कि डाउट क्लासेस ऑफलाइन हो गई, या मतलब कुछ ऐसा, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन मिक्सचर सा बनाएंगे। इसमें टाइम भी बहुत बचता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं ऑनलाइन वाले में। हाँ बच्चों, हम ये टीआईआर पे थे ना, इसी के मैंने कुछ क्वेश्चंस बोले थे आपको करने को। ओके, मैं एक बार इसको ना कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं फिर डिस्कस करता हूँ। सबने वो देखा था टाटा स्काई वाला? बोला है दिखा दोगे क्लास में। अच्छा अच्छा, मेरे पे ये क्या बात। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ अगर सेटिंग होती है अभी। ओके, तो बच्चों ये सबको ख्याल है, हम ये ऑप्टिकल फाइबर पढ़ रहे थे एंड हमने समझा था कि यहाँ पे फाइबर के अंदर टीआईआर होता रहता है, जिस कारण से कोई लॉस नहीं होता। तो हम बच्चों यहाँ पे ये ढूंढना चाहते हैं कि एंगल आई कितना हो जिससे कि ये इंश्योर हो जाए। तो आई को हम कहते हैं एज लॉन्च एंगल। ओके, तो अब यहाँ पे बच्चों जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, देखो। व्हाट डू वी वांट?
मैं अगर फर्स्ट सरफेस पे लगाऊं स्नेल्स लॉ, we get sin I is equal to 90 sin R। ठीक है, अब बताओ बच्चों TIR की कंडीशन क्या होगी? ये हम लिखेंगे या डी आएगा ना। अब हम व्हाट डू वी वांट? वी वांट कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है अब 90 माइनस आर, दैट शुड बी ग्रेटर देन सी, राइट? यही होता है ना बच्चों कि जो इंसिडेंस एंगल है वो, मतलब अब जो हमारी रे है उसका इंसिडेंस एंगल क्या बन रहा है डेंसर से रेयर मीडियम वाली बाउंड्री पे, वो 90 माइनस आर है। अब 90 माइनस आर हमें सी से बड़ा चाहिए, तो इसको हम बच्चों लिख देंगे एज कि मान लो दोनों तरफ हमने एंगल्स का साइन ले लिया, तो ये बन गया साइन 90 माइनस आर इज ग्रेटर देन साइन सी। साइन 90 माइनस आर क्या होता है? कॉस आर इज ग्रेटर देन साइन सी। अब साइन सी क्या है बच्चों? सी तो क्रिटिकल एंगल है, तो साइन सी क्या हो गया? म्यू आर बाय म्यू डी। ठीक है, अब अब मेरे पास वो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो साइन आर में है, यहाँ पे कॉस आर में आया है, तो मैं इसको कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर आर इज ग्रेटर देन म्यू आर बाय म्यू डी। स्क्वायर बोथ साइड्स और उधर से साइन आर की वैल्यू पुट कर दो, ये बच्चों एन लिख लो है ना, मैंने ऊपर एन लिखा है हर जगह, म्यू नहीं यूज करते। सो रीअरेंज,
ये समझ आ गया बच्चों? तो मतलब हम मैक्सिमम एंगल कितना रख सकते हैं? वो किस रिलेशन से आ गया? साइन आई मैक्स is equal to root of nd square minus nr square. ठीक है बच्चों? तो मतलब ये एक रिजल्ट हमें याद होना चाहिए कि कितना एंगल हो जिससे कि टी आई आर हो जाएगा। ये मतलब मैक्सिमम एंगल है। ये जो मैंने लिखा 90 माइनस आर ग्रेटर देन सी, उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों तरफ साइन ले लिया। बच्चों सबको आ गया रिजल्ट समझ? ओके। नेक्स्ट बच्चों जो एप्लीकेशन है उसको हम कहते हैं एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। इसमें क्या होता है बच्चों, मान लो हमारे पास ऐसे कोई लिक्विड है और ये कोई डेप्थ h तक मान लेते हैं, और हमने इसके बॉटम में ये एक पॉइंट सोर्स रख दिया ऑफ लाइट। तो भाई ये जो पॉइंट सोर्स है इससे लाइट रेज हर डायरेक्शन में निकलेंगी, राइट? ऑब्जर्वर हमारा ऊपर से देख रहा है। अब अगर हम बच्चों लाइट रेज बनानी शुरू करें, सबसे पहले तो एक बिल्कुल वर्टिकल लाइट रे बना लेते हैं, वो तो अनडिविएटेड निकल गई। अगर हम थोड़े और एंगल पे बनाएं लाइट रे तो वो ऐसे डेंसर से रेयर निकल रही है, राइट? और अगर मैं दूर बनाऊं लाइट रे तो बच्चों एक ऐसा एंगल आ जाएगा, हमें पता है लास्ट क्लास से, जब इमर्जेंट लाइट रे परपेंडिकुलर हो जाएगी
है ना, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा सी होगा। अब बच्चों जो इससे और दूर लाइट रे जा रही होगी, उसके साथ क्या होगा? उसका तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से बड़ा हो गया, तो उसका टीआईआर हो जाएगा, तो वो लाइट रे बाहर नहीं निकलेगी। तो विच मीन्स कि जो ऑब्जर्वर है उसको एक थोड़े से रीजन से ही लाइट रेज बाहर निकलती हुई नजर आएंगी। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? है ना, अगर हम इसका टॉप व्यू बनाएं कि ऊपर से ऑब्जर्वर को कैसा नजर आ रहा होगा, तो ऐसे ही एक उसको टॉप सरफेस नजर आ रही है पानी की, एंड उसको इस टॉप सरफेस में ऐसे एक ग्रीन रीजन से लाइट निकलती हुई नजर आ रही होगी। तो यहां तो मैंने कोई पैराक्सियल की एक्सक्यूज असम्पशन मी दी भी सर। नहीं है अभी तक। यहां पैराक्सियल का क्या चक्कर है? मैंने कौन सा कोई कंडीशन लिखी है अभी तक? तो ऑब्जर्वर को एक ग्लोइंग डिस्क दिखेगी, राइट? उसको एक डिस्क में से लाइट निकलती हुई नजर आएगी, उसके बाहर कहीं से कोई लाइट नजर नहीं आएगी। ठीक है, ये नाम गलत है, बाई चांस नाम ऐसे ही चला आ रहा है, उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस बोल देते हैं। आइडियली तो उसको डिस्क ऑफ इल्यूमिनेंस बोलना चाहिए, राइट? इल्यूमिनेंस मतलब क्या? लाइट। तो बेसिकली उसको एक ब्राइट डिस्क नजर आएगी पानी की टॉप सरफेस पे। ठीक है बच्चों, तो मैंने जान के मतलब जो कलर ऊपर यूज किया वही नीचे यूज किया कि ऑब्जर्वर को ऐसे, ये बीच वाले मैंने डिस्क क्यों बोला कि सी से कम एंगल वाली रेस तो निकल ही रही है ना बाहर, वो तो उसको नजर आएंगी। तो सर्कल के जितना अंदर वाला रीजन है उस सारे से उसको लाइट रेज आती हुई नजर आएंगी। तो अगर वो सारे अंदर वाले रीजन को हम भर देंगे तो वो क्या बन गया? वो डिस्क बन गई। यस, ऑब्जर्वर को डिस्क दिखेगी, मतलब ऊपर कहीं से भी। सर यस। सर जो पॉइंट सोर्स होगा लाइट का, सर उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि डिस्क मतलब कितनी बड़ी होगी? ना, उस ये नहीं डिपेंड करता कि डिस्क कितनी बड़ी होगी, उसकी इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ग्लो ये कर रहा डिस्क भी होगा। हमें ज्यादा ब्राइट दिखेगी, है ना? तो अभी हम यही निकालने लगे हैं कि ये डिस्क हमें कितनी बड़ी दिखेगी। एक्सक्यूज मी सर। ओके सर। यस। मान लो कंटेनर था, हम्म। तो उसके ऊपर ऊपर से मैंने देखा तो मेरे को डिस्क दिख गई। हम्म। मैं साइड से देखूंगा तो मेरे को लाइट ही नहीं दिखेगी, कोई किस लाइट सोर्स है। ये दिखेगी तो भी डिस्क दिखेगी।
और उतनी दिखेगी बड़ी। हाँ, ठीक। आप ऊपर कहीं भी हो, आपको रेस तो दिख ही रही है ना, रेस तो आ ही रही है आपके पास। तो हम बच्चों ये डिस्क का रेडियस ढूंढना चाहते हैं। तो ये ऊपर वाले फिगर से बताओ मुझे बच्चों, ये रेडियस आर कितना हो गया डिस्क का? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 1 सेकेंड में पता चल जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ बच्चों। तो आप देख सकते हो ऊपर से कि योर आर इज एच tan c ना। अब अगेन हमें tan c की वैल्यू नहीं पता, हमें तो sin c की वैल्यू पता है, nr/nd। तो ये हम राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल लेते हैं कि tan c क्या बनेगा। ठीक है बच्चों, इसको हम इस फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं कि अगर हम इतने साइज की एक डिस्क रख दें ब्लैक कलर की या कोई भी ओपेक मटेरियल की, तो हमें नीचे से कोई भी लाइट आती हुई नजर नहीं आएगी। नेक्स्ट बच्चों, जो कंसेप्ट है दैट इज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश। ये कंसेप्ट बच्चों बिल्कुल बिल्कुल जो हमने ऊपर लिखा है वही चीज है। मतलब मैं फिगर भी वही यूज कर सकता हूँ। The only difference is
कि बच्चों आप ये मान लो कि अब नीचे एक डेप्थ h पे एक फिश है, ठीक है। तो एक फिश को पानी के बाहर से रेज किस तरह से आते हुए नजर आएंगी बच्चों? तो बच्चों क्या आप ये सोच सकते हो कि जो ऊपर वाला केस था, जिस तरीके से पिछले केस में लाइट रेज नीचे से ऊपर जा रही थी, बिल्कुल वैसे ही लाइट रेज ऊपर से नीचे आएंगी, है ना? तो देयर इज नो डिफरेंस इन द फिगर एक्सेप्ट फॉर कि एरोस की डायरेक्शन चेंज हो गई। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि फिश को आउटसाइड वर्ल्ड से जो लाइट रेज पहुंच रही हैं वो किस तरीके से पहुंचेंगी। तो बच्चों क्या यही वाली लाइट रेज पहुंच सकती हैं उसको? राइट, तो सब कुछ वही आएगा, रिजल्ट भी वही आएगा ऊपर वाला। सो व्हाट वी से इज कि एक फिश का जो फील्ड ऑफ व्यू होगा वो एक तरह से कोनिकल होगा। फिश को ऐसा लगेगा कि उसके पास लाइट एक तरह से कोन में आ रही है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? एक्सक्यूज मी सर, यस। इसका मतलब फिश के ऊपर अगर कुछ भी है तो वहां पे उसको ब्लैक स्पॉट दिखेगा। फिश के ऊपर अगर कुछ भी है तो वहां पे उसको मतलब कोई सी कोनिकल रीजन में उसको कोई कुछ भी दिख रहा है, अगर उसको ब्लैक स्पॉट लाइट नहीं आ रही होगी। नहीं, आप कहाँ पे कह रहे हो? मतलब मैं समझा नहीं जैसे एग्जैक्टली कहाँ से। इसी कोनिकल रीजन में कोई और फिश है ऊपर, हाँ, तो उसे वो ब्लैक दिखेगी कि वहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब उसको यही लगेगा नहीं, कि जो ब्लैक है इस बिल्कुल। कोनिकल रीजन के अंदर है वहां से तो लाइट रेज आई जाएंगे ना उसके पास। नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर और फिश है तो उसको वो फिश ब्लैक दिखेगी। नहीं 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 नहीं, हम ये बात कर रहे हैं आउटर आउटसाइड वाटर से जो रेज आ रही हैं। इनसाइड वाटर से तो रेज हर तरफ से आई जाएंगी ना फिश के पास, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो सर अगर उसके नीचे कहीं से लाइट आ रही है तो टीआईआर होके भी उसकी आंख में पहुंच रही होगी। मतलब जैसे लेट्स से यहाँ पे एक फिश है, इस फिश से तो सारी लाइट रेज उस तक पहुंच ही रही है ना, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब टीआईआर होके भी उसकी आईज तक पहुंच रही है चीजें।
पहुंच सकती हैं, हाँ। अब वो डिपेंड करता है कि ज्यादा रेस कौन सी पहुंच रही है। टीआईआर वाली रेस अगर कम पहुंचेंगी तो फिर वो वाली इमेज बहुत ही फेडेड सी दिखेगी। तो यहाँ बच्चों हम अगर ये एक ओपेक डिस्क रख देंगे फिर से रेड कलर की, तो डिस्क को आउटसाइड वाटर से कुछ भी नजर नहीं आएगा। बच्चों एक बात समझो, मैंने ये नहीं कहा कि उसको कुछ ही पॉइंट से कुछ नहीं दिख रहा। आप ये देखो, उसको ऊपर वाली रीजन जहां पे हवा है दिख सारे रीजन का रहा है, ठीक है। मैंने ये कहा है कि जो लाइट रेज उस तक आएंगी वो इस कोन के थ्रू ही आ सकती हैं, इस कोन के अंदर से ही आ सकती हैं। सर यस। सर मतलब जो कॉर्न का बेस होगा सर ऊपर सरफेस पे, हाँ, तो सर मतलब वो सर मैक्सिमम रीजन है कि सर वो मतलब कि उसको दिख सकता है फिश को। जहां से उस तक लाइट आ सकती है। आप जैसे ये वाली रे देखो, मैं इसको मार्क करता हूँ, ये देखो, हाँ जी सर। ये तो आ तो बाहर से रही है ना, रेडियस आर के भी बाहर से आ रही है लाइट रे, यस सर। बट पहुंच रही है फिश तक। तो फिश को दिख सब कुछ रहा है, राइट, बट जो लाइट रेज उस तक पहुंचेंगी वो इस रेडियस आर और हाइट एच का जो कोन है उसके थ्रू ही आती हुई आ सकती हैं, और बाहर से नहीं आ सकती कोई लाइट रेज। सर के आवाज मतलब कट गई थी, हम्म। एक बार बताना, आवाज कट गई थी। जो जो मेरा वाला डाउट मैंने पूछा था क्या? कि टीआईआर के कारण उसको इमेज कैसे दिखेगी फिर। अच्छा, मैंने कहा था कि टीआर के कारण वो डिपेंड करेगा कि अब उसके पास जो ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ रेस पहुंच रही हैं वो कौन सी वाली पहुंच रही हैं। जनरली क्या होगा कि टीआर वाली जो रेज होंगी वो बहुत कम होंगी, जो सीधा पहुंच रही होंगी रेज वो ज्यादा होंगी। तो ठीक इसलिए टीआर वाली जो इमेज होगी वो बहुत ही मतलब प्रैक्टिकली ना बराबर ही होगी। ठीक है। और पानी के ऊपर का जितना भी सब कुछ है वो उसको उसी कोनिकल व्यू में दिखेगा। हाँ, ठीक। सर जैसे जैसे फिश ऊपर आती रहेगी सर वैसे वैसे मतलब कि वो बड़ा होता जाएगा। जो सर मतलब बेस है सर नहीं वो छोटा नहीं नहीं, होता बड़ा जाएगा। नहीं, छोटा होता जाएगा। ओके क्योंकि सर। एच छोटा होता जाएगा। हाँ जी हाँ जी सर। क्या? मतलब नेक्स्ट कंसेप्ट होता है मिराज। मतलब जो फिर से समझो, अगर हम कोई और लाइट रे बनाएंगे तो वो लाइट रे अगर इस कोन के अंदर लाई नहीं करती होगी तो वो फिश तक नहीं पहुंच पाएगी। बच्चों मिराज क्या होता है?
धोखा, इल्यूजन। तो हमें जनरली मतलब इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में जो हमें मिराज या इल्यूजन होता है वो कहाँ होता है? एक तो हम कहते हैं कि कई बार बच्चों आपने समर्स में देखा होगा कि जैसे आप रोड पे जा रहे हो, हॉट डे है तो रोड पे ऐसा लगता है कि आगे कुछ शाइनी सा पड़ा है, राइट? और जो हम डेजर्ट में कहते हैं कि पानी दिखता है, ओसिस, वो भी बिल्कुल यही सेम चीज है। पोखरान मूवी में था, अच्छा याद नहीं मुझे। तो ये मिराज वाले कंसेप्ट में बच्चों होता क्या है कि सी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बच्चों क्या होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताओ? कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? कम होता है। ठीक है, इसको थोड़ा इस तरह हम समझ सकते हैं कि व्हाट हैपेंस इज कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डेंसिटी कम होती है ना, जो नॉर्मल डेंसिटी होती है। तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है उसका भी सिमिलर सा ही बिहेवियर होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ एन जो है वो कम होता है। तो अब क्या हो जाता है कि व्हेन देयर इज अ हॉट डे, जो सरफेस है चाहे डेजर्ट है चाहे रोड है वो ज्यादा हॉट होती है, ठीक है, कंपेयर टू जो उसके ऊपर वाली एयर है। ठीक है, तो मतलब जितना आप सरफेस के पास हो वो ज्यादा हॉट है, जितना आप ऊपर जाते जा रहे हो दिस इज कंपैरेटिवली लेस हॉट। ठीक है, तो नाउ व्हाट विल हैपन इज कि लेटस से ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई पेड़ है या जो भी है, और ये इधर ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो जो रेज उस तक आती हैं, ठीक है, तो रेज विल ट्रैवल इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो कुछ रेस का पाथ इस तरीके से बन जाता है कि जो रे ऐसे जा रही थी वो एक तरह से डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो अगर उसका TIR हो जाए तो वो इस तरह चली जाती है। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर है उसको ऐसा लगता है कि भाई लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो नीचे कोई शाइनी सरफेस है। तो उसको जो ये वाला रीजन है यहाँ पे
शाइनी सरफेस अपीयर होगी। तो इसको लिख देते हैं अपरेंट, मतलब असली में नहीं है ऑब्वियसली, ये लगती है बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, मतलब मैं जो शाइनी सर्फ, मतलब मैंने ट्री सिर्फ इसलिए दिखाया कि आपको ऐसे ही एक रेफरेंस पॉइंट के लिए, मतलब ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि ट्री हो, इट इज जस्ट कि रेस जो जो भी दूर से आ रही हैं उनका पाथ ऐसा हो जाता है। शाइनी सरफेस क्यों दिख रहा है? क्योंकि एक तरह से लाइट इस रीजन से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो इसलिए शाइनी सरफेस अपीयर हो रहा है। हमारे लिए शाइनी सरफेस क्या होता है? व्हाट इज द शाइनी सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट्स लाइट? यस, दिस कैन बी कैप्चर्ड इन कैमरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, यस, बट सर वो रेस तो ट्री से आई थी ना, तो कायदे से तो हमें ट्री की जो असली जो पोजीशन है उसकी जगह एपरेंट पोजीशन दिख जानी चाहिए, हाँ वो भी उतना ही होता है फर्क कई पड़ना बार। चाहिए। यस, अब वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ रेज पहुंच रही हैं उस तरीके से, तो यस आपको ट्री की इन्वर्टेड इमेज दिखेगी। ठीक है, तो इन जनरल क्या हो रहा है कि आपको एक पर्टिकुलर रीजन से बहुत सारी रेज रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, तो अगर वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रही, मतलब आ रही है रेस, तो यस तो आपको उस ऑब्जेक्ट की इमेज भी नजर आएगी। अगर इन जनरल अलग अलग जगह से आ रही है रेस और बस रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो आपको एक शाइनी सरफेस अपीयर हो जाएगी। ठीक है सर। कर्मन अभी आएगा वो आगे जो आप पूछ रहे हो। ओके, मेरे पास एक पिक आई है बच्चों, अभी नितिश ने भेजी है, ये इसकी मिराज की, मैं भेजता हूँ आपको, दिखा। तो ये देखो, तो ये असली तो नहीं है। नहीं, कई बार बहुत प्रोमिनेंट भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। आई डोंट नो अबाउट दिस पिक, बट समटाइम्स वो इतना प्रॉपर होता है कि आपको एक्चुअली धोखा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो आप देखो बच्चों, वो जो दूर पेड़ से दिख रहे हैं उनकी इमेज भी तो दिख ही रही है आपको पानी के अंदर, मतलब सो कॉल्ड पानी के अंदर, तो वो दिखेगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो ग्रास जो है वो तो डेफिनेटली असली है, जो उसके आगे ये जो दिख रहा है, जो पानी लग रहा है एक तरह से हमें, वो मिराज है।
बच्चों ऐसा ही एक कंसेप्ट होता है लूमिंग। ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में आपको देखने को मिलता है, स्पेशली कोल्ड रीजन्स। एंड मतलब जनरली close to some lake etc. तो ऐसे में ऐसा हो सकता है कि हाइट के साथ n कम हो रहा हो। बताओ क्यों बच्चों? बच्चों टेम्परेचर से तो उल्टा आ जाएगा ना। अगर आप क्लोजर टू सरफेस कहोगे कि क्लोजर टू सरफेस हम कहेंगे कि टेम्परेचर कम है और ऊपर ज्यादा है, तो जितना ज्यादा जनरली तो उल्टा होता है ना, कि हम वाटर का मानते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो और मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट, प्रेशर एक्सेट्रा, सबको मिला के अगर ऐसा फिनोमेना क्रिएट हो जाए, इसीलिए कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में ही होता है। तो दैट इज नॉट आवर कंसर्न कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। तो इन केसेस में क्या हो सकता है कि जैसे मान लो ये कोई यहाँ बोट है, तो अब क्योंकि एन हाइट के साथ कम हो रहा है और लेट्स से जो ऑब्जर्वर है वो इस साइड है, तो उसको रेज ऐसे नजर आती है, टीआईआर होती हुई। ठीक है, तो विच मीन्स कि उसको मतलब आसमान में उल्टी शिप नजर आएगी। ठीक है, तो ये फिनोमेना भी बच्चों टीआईआर की एप्लीकेशन ही है। ओके, नेक्स्ट होता है बच्चों एप्लीकेशन डायमंड।
तो जो हमें इन्वर्टेड होगी ना, अगर यहाँ पे एक तरह से मिरर है तो मिरर इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाएगा उल्टी करके। सीधी तो दिख ही नहीं सकती। तो बच्चों डायमंड के केस में क्या होता है कि उसको बनाया इस तरीके से जाता है कि जो उसके अंदर लाइट एंटर करती है वो जो उसके अंदर वाले फेसेस हैं वहां पे मल्टीपल जगह उनका टीआईआर होता है। ठीक है, तो वो मल्टीपल टीआईआर होता है। तो जितनी बार टीआईआर होगा उतना एक तरह से हमारे को कुछ शाइनी अपीयर होगा। ठीक है, और फिर वो कुछ लिमिटेड जगह से ही बाहर आ सकती है, राइट। अगर तो बच्चों ऐसा ही हो जाए कि टीआईआर ही होता रहे, फिर क्या होगा? फिर तो हमें वो डायमंड दिखेगा ही नहीं ना। अगर डायमंड से कोई लाइट बाहर ही नहीं आएगी फिर बात नहीं बनेगी। हमें कुछ फेसेस से तो लाइट बाहर आती हुई भी चाहिए। तो बस हमें ये समझना है कि मतलब कि जो डायमंड की जो शाइन है उसका रीजन ये टीआईआर ही है। नेक्स्ट होता है बच्चों ये आपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। तो तो इसका क्या कंसेप्ट होता है बच्चों कि जैसे आप अर्थ पे हो, ठीक है, लेट्स से यू आर समवेयर ओवर हियर। अब नॉर्मली अगर कुछ फिनोमिना ना हो तो नॉर्मली तो हमें जो सनराइज दिखेगा
ये बच्चों इस पॉइंट से दिखेगा जब लाइट ऐसे हमारे तक आ रही हो, है ना। इस इंस्टेंट पे हम कहेंगे कि हाँ भाई सनराइज हो गया। Isn't it? लेकिन अगेन जो एटमॉस्फेयर की वेरियस लेयर्स हैं उनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो रियलिटी में ऐसा होता है कि जब सन थोड़ा नीचे भी होता है तो भी उससे रेज को कुछ इस तरीके से टीआईआर करती हुई ऑब्जर्वर तक पहुंच जाती है। तो असली में सनराइज नहीं हुआ होता बट हमें सन दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल यही चीज सनसेट में हो जाएगी कि असली में सनसेट हो चुका है लेकिन स्टिल हमें सन दिखता रहेगा बिकॉज ऑफ द सेम फिनोमेना। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि due to TIR, sun is visible before sunrise and after sunset. हाँ जी, तो बच्चों मेरे पास एक डाउट आया, ये गर्ल्स को पता होगा कि अगर हम आर्टिफिशियल ग्लास ले लें और उसको इस तरीके से ही बना दें कि वहां पे भी वैसे ही टीआईआर हो रही हो जैसे डायमंड में होती है, तो क्या हम फिर उस ग्लास को और डायमंड को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? थोड़ा मार के देख, ग्लास टूट जाएगा। यस, तो देयर आर अदर प्रॉपर्टीज आल्सो, मतलब जो डायमंड है मतलब उसकी कॉस्ट इसलिए नहीं है सिर्फ कि हाँ उसमें टीआईआर हो रहा है। टीआईआर तो हम और बहुत जगह करा लेंगे और अच्छा डायमंड से भी और अच्छा करवा लेंगे आर्टिफिशियली। ठीक है, बट एज सच जो वो मटेरियल है वो रेयर है, इसलिए डायमंड इज प्रेशियस। तो यस ऑब्वियसली आर्टिफिशियल डायमंड्स भी बन रहे हैं आजकल, और इनफैक्ट आर्टिफिशियल स्टोन्स कह लो बहुत सारे हैं जो कि मे बी उतने रेयर नहीं है लेकिन देखने में तो वैसे ही लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी टीआईआर की एप्लीकेशंस हो गई। बच्चों टीआईआर इज जनरली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स, इस पे बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली आता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको जितनी एप्लीकेशंस थी सारी लिखवा दी हैं।
चलो एक बार अब वो डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस कल वाला। सर यस। सर एक 9th-10th क्लास में ना एक टीआईआर की सर रेन ड्रॉप वाली एप्लीकेशन भी थी एक। हाँ वो सर गलत है एक्चुअली। गलत है सर ये वो सर। ये लिखा होता है कई जगह कि रेनबो के अंदर टीआईआर होता है, वो नहीं होता। वो टीआईआर नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा आगे, आपको आएगा। ओके सर। दैट इज जस्ट आईआर, इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब वहां पे क्रिटिकल एंगल नहीं बन रहा होता। हाँ सर वो सर इसलिए डाउट आया था कि आपने कहा ना कि अगर मतलब डायमंड दिखेगा नहीं तो सिर्फ रेन ड्रॉप, और सर फिर उससे रिलेटेड डाउट था। हम्म। हाँ बच्चों, एक बच्चों ये आपको कईयों का आइडिया होगा, ये जो ऑपरेशंस वगैरह में हम यूज करते हैं ना, क्या होता है डिवाइस, जो कैमरा होता है जिसको बॉडी के अंदर डालते हैं, एंडोस्कोपी कहते हैं, है ना? यस। तो उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर ही यूज होती है। तो ये भी प्लीज नोट कर लो ना, ये तो अपने मेडिकल से रिलेटेड है, तो आ सकता है। यस, तो वहां पे बच्चों क्या जरूरत है, आप समझो ऑप्टिकल फाइबर की, कि फॉर ऑब्वियस रीजंस वो जो कैमरा है वो बहुत ही छोटा सा है, राइट? तो उससे जो रेज निकल रही हैं वो भी बहुत थोड़ी सी हैं। तो वी डोंट हैव द लग्जरी कि हम वहां पे बड़ा कैमरा लगा के या किसी तरीके से उन रेस को बढ़ा दें। तो वो रेस बहुत थोड़ी सी हैं, एंड हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर वो रेस है ही थोड़ी सी और उनका भी अगर बीच में लॉस हो गया तो फिर हमारे पास इमेज ही क्लियर नहीं आएगी। ऑब्वियसली हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि इमेज ही क्लियर ना आए, फिर फायदा ही क्या हुआ सारा कुछ करने का। तो इसलिए वी यूज ऑप्टिकल फाइबर, ताकि जो आ रहा है सिग्नल उसमें कोई लॉस ना हो। हाँ बच्चों, इसमें बताओ डी पार्ट में। तो फिफ्थ क्वेश्चन, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, ऊपर हम मान लेते हैं कुछ भी म्यू है, तो लिमिट्स ऑफ म्यू फॉर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन द फेस AC। तो बच्चों सबसे पहले तो नॉर्मल बनाओ। अब आप ये देख सकते हो कि ये रे तो अनडिविएटेड आ रही है, तो ये वाला एंगल बन गया 60। तो अब आपको क्या चाहिए कि 60 शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, टेक साइन ऑन बोथ साइड्स। सर यस। आगे तो ठीक है, पर मेरे वो एंगल समझ नहीं आया कैसे निकाला आपने, बस वही दिक्कत थी। ये अनडिविएटेड गई ना, तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल बन गया, ये 30 बना ऊपर वाला एंगल। सर वो तो आपने 90 कैसे प्रूव किया जो इंसिडेंट है? अनडिविएटेड जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। अच्छा, ओके, ठीक है सर। फोर्थ क्वेश्चन, ये
ये भी सिमिलर सा हो गया कि लाइट ऐसे एंटर कर रही है and it should not cross the second refracting surface. बच्चों एक हैबिट जरूर बना लो है ना कि नॉर्मल ड्रॉ कर लो, नहीं तो एंगल गलत लिया जाता है। तो ये याद रखना है कि ये एंगल जो है वो नॉर्मल वाले ले, यहाँ भी अनडिवेटेड ही जा रही है, तो ये ऊपर वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल हो गया अपना 90 माइनस थीटा। तो हमें क्या कहा है, इट डज नॉट क्रॉस द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मतलब यहाँ टी आई आर होना चाहिए। तो ये जो 90 माइनस थीटा वाला एंगल है, दिस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। साइन ले लो दोनों तरफ, तो वी गेट, अच्छा मैं समझ रहा हूँ गलती क्या हुई आपकी, तो वी गेट cos थीटा ग्रेटर देन साइन सी। ये बच्चों ध्यान से देखना, साइन सी क्या हो गया, 2/3। अब बस इस स्टेप पे ध्यान रखना है बच्चों, क्या होता है, तो आप एग्जांपल से समझो। कॉस के केस में क्या होता है कि जब एंगल बढ़ता है तो कॉस की वैल्यू कम होती जाती है ना। अगर हम लिखें cos 30 is √3/2, cos 60 is half, cos 90 is 0, राइट। तो जितना एंगल बढ़ता है उतनी वैल्यू कम होती जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ऐसा थीटा such that cos theta is greater than √3/2, कब cos थीटा बच्चों √3/2 से बड़ा होगा, जब थीटा 30 से बड़ा होगा या जब थीटा 30 से छोटा होगा, जब थीटा छोटा होगा। ये प्लीज ध्यान रखना है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा कि थीटा इज लेस देन cos इनवर्स 2/3। ठीक है, so please remember this in case of cos। आगे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन बच्चों ऑप्शन से करो। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, तो 45 शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, उससे निकल आएगा 1.414 बनेगा ना वो, साइन 45 जब लोगे 1/√2, उससे कंपेयर करना है, उसी के हिसाब से ऑप्शंस दी हुई हैं। सी डी दिया है, यस, इसीलिए क्योंकि वो 1.414 से बड़े हैं, बी छोटा है, 1.414 है आपकी लिमिटिंग वैल्यू। आइए बच्चों एक्सरसाइज 1,
सेकंड का आंसर ठीक है बच्चों? आंसर ठीक है सेकंड का, बस क्या चक्कर है, आई थिंक वो साइन इनवर्स में नहीं है, तो वो जो कुछ भी नहीं है वो टैन में दिया है, बस वो जो आपका साइन में आ रहा है उसको टैन में कन्वर्ट कर लो ट्राइंगल यूज करके। थर्ड क्वेश्चन, सेंड फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, रीच सी, तो मतलब ये आपका सिग्नल कैसे जा रहा है, और इस फिगर से आपको पता चल रहा है कि ये एंगल 45 है, तो बस क्या है 45 पे टी आई आर हो रहा है, इससे एन की वैल्यू निकाल लो, है ना, मतलब क्या आ गया ये कि 45 शुड बी ग्रेटर देन सी, मतलब साइन 45 शुड बी ग्रेटर देन साइन सी, साइन सी क्या बन गया 1 बाय म्यू, तो Excuse me, 1 sir. बाय रूट, यस। यहाँ पे तो सीधा नहीं बोल सकते थे, कोई भी स्पीड निकले सबसे बड़ी वाली स्पीड तो नहीं होनी चाहिए। हाँ ऑब्वियसली, मतलब मैं तो मल्टीपल के हिसाब से कर रहा था कि अगर जस्ट इन केस मल्टीपल, तो ये सी मीडियम बाय सी हो गया, तो सी मीडियम जो है दैट शुड बी लेस देन सी रूट, सी बाय रूट, तो मतलब वही वाली वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं जो सी बाय रूट 2 से छोटी होंगी। हाँ बच्चों आगे। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अगला कंसेप्ट लिखो बच्चों, प्रिज्म। आपके एग्जाम में बच्चों टी आई आर तक आ रहा है, ये प्रिज्म बच्चों बहुत सिंपल होता है, तो जैसे ग्लास स्लैब था वो रेक्टेंगुलर शेप थी, प्रिज्म के केस में एक ट्रायंगुलर शेप है, जिसमें इसका ऊपर वाला एंगल है ए को हम कहते हैं एज एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो ये बच्चों आप समझ सकते हो कि ये एक तरह से एक स्लैब है मोटी, मतलब ये मोटा सा ट्रायंगल है, नॉट पिरामिड, सिंपली एक मोटा ट्रायंगल, मतलब ये एक तरह से ट्रायंगल है जो हमने टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो मान लो ये हमने इस पे ऐसे लाइट रे इंसिडेंट की एट सम एंगल थीटा, अगेन वी ड्रॉ नॉर्मल,
तो बच्चों यहां से लाइट कैसे जाएगी? किधर को बेंड करेगी? It will bend towards the normal. और जो फिगर बनाते हुए ना ध्यान रखना, वो कई बार ना ये फिगर गलती से ऐसा बन जाता है कि आप ग्रीन लाइन को मतलब पैरेलल दिखा देते हो बेस के, तो ऑब्वियसली ये कोई जरूरी नहीं है, तो ऐसे मत दिखाना। तो यहाँ पे वी कैन सी कि रे विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, लेट्स से लाइक दिस। मैंने बच्चों ये बोला था, फिर से सुनो, कि ट्राइंगल के अंदर इट इज नॉट नेसेसरी कि ग्रीन लाइन जो है वो बेस के पैरेलल हो, वो तो एंगल्स पे डिपेंड करेगा ना क्या बन रहा है। तो ये एंगल हो गया बच्चों ई, जिससे वो बाहर निकल रही है। तो दो एंगल्स और इन्वॉल्व हैं बच्चों। एक एंगल R1 जो जस्ट फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन से के बाद बनेगा, और जो सेकंड सरफेस पे बन रहा एंगल प्रिज्म के अंदर, वो हो गया R2। और हमें इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है n, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है बच्चों? I गिवन है और A गिवन है। उसकी हेल्प से हम ढूंढेंगे E, और फिर हम ये ढूंढेंगे कि जो इंसिडेंट रे है, क्लियरली यहाँ पे ग्लास स्लैब वाला केस तो बन नहीं रहा। ग्लास स्लैब में तो क्या हुआ था कि ये रेज आपस में पैरेलल थी, है ना। तो यहाँ पे बेंड तो हो रही है रे, तो हम ये ढूंढना चाहेंगे कि जो रे है वो कितने एंगल से बेंड हुई है, ठीक है। तो हाउ शुड बी प्रोसीड? सबसे पहले फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ, राइट। क्या बन गया बच्चों वो बताओ? साइन आई इज इक्वल टू n साइन R1, करेक्ट। अब बच्चों ये जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है उसको देखो। इस छोटे ट्रायंगल में ये जो बच्चों मैंने रेड में दिखाए एंगल्स, ये क्या बन गए? ये 90 माइनस R1 और 90 माइनस R2 बन गए ना। ब्लू वाला नॉर्मल था ना। तो ऊपर वाले ट्रायंगल से क्या रिलेशन आ गया हमारे पास? देखो, a प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 0, सॉरी 180 डिग्रीज। राइट। तो यहां से क्या रिलेशन बन गया कि
R1 plus R2 is equal to A। ठीक है ना? तो आप सीक्वेंस समझो, हमने पहले स्नेल्स लॉ लगाया, उससे I से R1 निकाल लिया एक तरह से, फिर ये रिजल्ट यूज करके हम यहां से R2 निकाल लेंगे। अब हम सेकंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, वो बन गया n sin R2 इज इक्वल टू साइन E। इससे हमारे पास E निकल आएगा। तो मतलब बच्चों, E निकालने का कोई सीधा शॉर्टकट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, जिसकी हेल्प से आप E ढूंढ सकते हो। राइट? तो अब बच्चों हम ये भी निकाल सकते हैं कि लाइट रे जो है वो कितना डिविएट की। ऑब्वियसली लाइट रे दोनों सरफेसेस पे ही डिविएट कर रही है। है ना? वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो रही है। तो कितनी डिविएशन हो रही है बच्चों, देखो ध्यान से। ये फर्स्ट सरफेस पे बच्चों ध्यान से देखो, कितने एंगल से बेंड की लाइट, ओरिजिनल पाथ के हिसाब से। ध्यान से देखो बच्चों, 90 माइनस R1 नहीं, I माइनस R1। ग्रीन और ब्लू लाइंस में टोटल एंगल कितना है? I। उसमें से R1 चला गया, बचा कितना? 90 एंगल तो ब्लू और व्हाइट के बीच में था ना। देखो ध्यान से बच्चों, है ना? तो फर्स्ट के रिफ्रैक्शन पे आप देखो, जो वो बेंड की लाइट, दैट इज I माइनस R1। एंड सिमिलरली बताओ मुझे, सेकंड सरफेस पे वो कितने एंगल से बेंड कर गई लाइट? E माइनस R2। ठीक है? तो ये कितना बन गया? I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। तो ये बन गया I प्लस E माइनस। तो बच्चों, अगर हमें डिविएशन भी ढूंढनी हो तो उसके लिए भी E चाहिए, है ना?
तो ई के लिए भी आपको ऊपर वाले तीनों स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या ये समझ आ रहा है बच्चों? ओके। अब बच्चों यहाँ पे स्पेशल केस क्या बन सकता है? अगर हम कहें कि मैक्सिमम डिविएशन करवानी है हमें, तो ऊपर वाले फिगर से मुझे बताओ कि किस केस में डिविएशन मैक्सिमम होगी। तो बच्चों आप प्रिज्म से अगर समझना चाहो डेल्टा एंगल, वो कौन सा हुआ? वो बेसिकली वो तो मैं जान के बनाया था, डेंजरस सा लगेगा आपको। वो ये वाला एंगल है कि इंसिडेंट रे कितने एंगल से बेंड कर गई टू फॉर्म द फाइनल रे, है ना? यस बच्चों। तो मुझे ये बताओ बच्चों, किस सिचुएशन में सबसे ज्यादा डिविएशन हो सकती है? आप ऐसे सोचो, जो रे बाहर निकल रही है वो ज्यादा से ज्यादा कितना बेंड कर सकती है? एटमोस्ट यही हो सकता है ना कि वो प्रिज्म के बिल्कुल अलॉन्ग ही चली जाए, है ना? तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो ई है वो 90 हो जाएगा। बच्चों एक बार ध्यान से सोच के बताना मुझे, क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि I90 ले लो? बच्चों एक ही बात तो है, आप लेफ्ट से रे भेजो और राइट से निकाल दो, या उल्टा कर दो कि राइट से रे भेजो और लेफ्ट से निकाल दो, वो तो एक ही बात है ना। मतलब एग्जैक्ट 90 नहीं, जस्ट लेस देन 90। एग्जैक्ट 90 पे तो चलो हम कहेंगे कि उसने एंटर ही नहीं किया, मतलब नियरली लिमिटिंग केस। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम सारे में ये अज्यूम कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हो, हमने सेकंड सरफेस से सिंपल रिफ्रैक्शन करवा दी डेंसर से रेयर, तो वी आर अज्यूमिंग कि देयर इज नो DIR। तो अदरवाइज तो ये हो सकता है ना कि सेकंड सरफेस पे TIR ही हो जाए।
सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऑब्वियसली बच्चों आई 90 एग्जैक्टली नहीं ले सकते क्योंकि फिर तो वो रे एंटर ही नहीं करेगी, बट मैं कह रहा हूँ कि जो डिविएशन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो तो सेम ही आएगी ना, वो तो लिमिटिंग केस हो गया, हम समझ गए कि हाँ ऐसा है। मैथमेटिकली जो डिविएशन की वैल्यू आएगी वो तो सेम ही आएगी ना। एक बच्चों इसमें स्पेशल केस होता है, थिन प्रिज्म्स का। थिन प्रिज्म्स का मतलब होता है कि जहां पे ए जो है वो बहुत छोटा है, मतलब ऐसे फिक्स वैल्यू नहीं है बट जनरली लेस देन 10 डिग्रीज। ठीक है, उस केस में इट सो टर्न्स आउट, जैसे अब हमने अप्रोक्सीमेशन ले ली यहाँ पे, तो इस केस में जो डिविएशन आ जाती है दैट टर्न्स आउट टू बी सिंपली म्यू माइनस वन, म्यू नहीं एन, एन माइनस वन इंटू ए। तो अब ये वाला केस आसान हो जाता है, इसमें कोई आपको स्नेल्स लॉ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये फिक्स्ड डिविएशन आ जाती है एन माइनस वन इंटू ए। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट बचाओ? बिल्कुल सिंपल है ना, ये तो कुछ भी नहीं है, सिंपल स्नेल्स लॉ लगाया हमने दो जगह और कुछ नहीं है, और कोई एडिशनल कंसेप्ट नहीं है। ठीक है चलो, दैट्स इट। ये अभी खत्म नहीं हुआ टॉपिक, इसमें अभी एक कंसेप्ट बचा हुआ है, वो नेक्स्ट। एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, वो जिस मटेरियल का है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ए बी पार्ट नहीं आएगा, वो Excuse me, सिलेबस sir. में नहीं है बच्चों आपके। हाँ जी, सर ये ट्रायंगल्स की अप्रोक्सीमेशंस के कारण आया कि छोटे बन जाएंगे, ये छोटा है तो। हाँ एंगल्स छोटे बन जाएंगे, यस। ठीक है, और मैंने पूछना ये था कि जो पार्ट कट गए हैं हम उन्हें अभी के लिए कर तो नहीं रहे हैं, हम्म बट थ्योरी पढ़ लें एक बार, ताकि अगर बाई चांस, क्योंकि चांस ये भी है कि ना कटे हो, तो नहीं देखो तब सी आसानी हो। 99% तो वो कटे ही है, अगर कुछ होगा तो मैं आपको कराऊंगा ही बाद में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब मतलब हो जाएगा तब पूरा टाइम पे। हाँ, अभी ऐसा ठीक, थोड़ी है कि हम पढ़ नहीं रहे, मतलब हम कर तो रही है ना सिलेबस, हाँ जी। अगर कुछ होगा तो वो कर लेंगे हम। और ब्रोशर अभी नहीं निकाला इन्होंने, एनटीए वालों ने। ना, ठीक। ईएम वेव्स में बच्चों जो आपके आएगा क्वेश्चन, है ना, वो वही वाला आएगा जो मैंने आपको बताया था, मतलब बेसिकली जो उसके स्टार्टिंग वाला पार्ट था। आई थिंक पहले दो पार्ट्स नहीं है ईएम वेव्स के, वो डिस्प्लेसमेंट करंट और शायद मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट था, तो जो उसके आगे वाले पार्ट्स थे सी डी ई, वही पार्ट्स हैं सिलेबस में। हाँ तो मतलब बेसिकली आप ऐसे सोच सकते हो कि ईएम वेव से सी डी और ई पार्ट्स हैं, रे ऑप्टिक्स से सी और डी पार्ट्स हैं। हाँ? मैं ईएम वेव्स के एक्सरसाइज 2 वाले क्वेश्चंस भेज दूंगा बच्चों, यस, जो आप कर सकते हो। ठीक है चलो, ओके बच्चों, बाय। हाँ जो एक्सरसाइज 1 में एफ पार्ट है वो भी करना है, एप्लीकेशंस वाला।